वो साल था 1848 और जगह थी कैलिफोर्निया। काम करते वक्त वहाँ मार्शल साहब को थोड़ा सा सोना मिला। जब उन्होंने देखा तो पता चला कि यहाँ खुदाई करने पर सोना मिल सकता है। ये बात मार्शल साहब ज़्यादा लोगों को नहीं बता पाए, पर पता चलते चलते वहाँ पे मौजूद एक और आदमी को बात पता चली। उनका नाम था सैमुअल ब्रनन। सैमुअल ब्रनन कैलिफोर्निया कुछ ही साल पहले आए थे, काम की तलाश में, अच्छे जीवन की तलाश में, और उन्हें ऐसी खबर मिली कि यहाँ सोना मिल रहा है। किस्मत देख रहे हैं आप। पर सैमुअल ब्रनन बाकी लोगों की तरह सोने को खोदने के लिए नहीं दौड़े, बल्कि उन्हें लगा कि एक जबरदस्त बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। सैमुअल ने क्या किया, कैलिफोर्निया में मौजूद जितने भी खुदाई के सामान मिल रहे थे सबको धीरे धीरे खरीदना शुरू किया। फावड़े और पता नहीं क्या क्या, ये सारे सामान कम दाम पे खरीद कर सैमुअल ने एक छोटी सी बोतल ली, उसमें गोल्ड के थोड़े से डस्ट डाले और उस बोतल को लेके कैलिफोर्निया की सड़कों पर दौड़ने लगे, चिल्लाते हुए गोल्ड गोल्ड गोल्ड। सैमुअल की बात वहाँ के सारे लोगों को पता चली और धीरे धीरे ये बात फैल गई कि कैलिफोर्निया में गोल्ड मिला है। इस इंसिडेंट को कैलिफोर्निया गोल्ड रश के नाम से भी जाना जाता है और इस बात के बाद पूरा अमेरिका दौड़ने लगा कैलिफोर्निया की तरफ सोना ढूंढने के लिए। पर सोने की खुदाई के लिए फावड़ा चाहिए, खुदाई के बाकी सामान चाहिए, और वो कहाँ मिल रहे थे? सिर्फ एक दुकान में, सैमुअल ब्रनन की दुकान। सैमुअल ब्रनन ने जो सामान काफी सस्ते दाम पे खरीदा था वो सारे लोगों को काफी महंगे दाम पर बेचने लगे। इससे सैमुअल ब्रनन को इतना फायदा हुआ कि इस कैलिफोर्निया गोल्ड रश के पहले मिलियनेयर सैमुअल ब्रनन बने। वो आदमी नहीं जिन्होंने गोल्ड की खुदाई की, वो आदमी जिन्होंने गोल्ड की खुदाई के लिए फावड़े बेचे। और इसी वक्त से एक कहावत बड़ी मशहूर हो गई, When everybody is looking for gold, sell shovel। ये कहानी 1848 की है, करीब करीब 175 साल पहले की, पर आज भी ये कहानी वैसे ही है। गोल्ड के दाम पिछले एक साल में 40 से 50% तक भाग गए हैं और गोल्ड में जिन्होंने इन्वेस्ट किया वो तो कमा ही रहे हैं, इस गोल्ड को बेचने वाले लोग और भी ज्यादा कमा रहे हैं। आपके लिए एज ए इन्वेस्टर कई बातें जानना जरूरी है कि क्या गोल्ड में इन्वेस्ट करना सही डिसीजन है, गोल्ड खरीदना कैसे चाहिए, कहाँ से खरीदना चाहिए, किसमें टैक्स ज्यादा लगता है, किसमें टैक्स कम लगता है, किसमें चार्जेस ज्यादा लगते हैं, किसमें प्रॉफिट ज्यादा बनता है, किसमें रिस्क ज्यादा है, किसमें रिटर्न ज्यादा है। ये जानने के बाद ही गोल्ड खरीदना एक सही फैसला होगा। अगर हम पिछले एक साल की बात करें, इंडियन स्टॉक मार्केट के मेजर इंडेक्स निफ्टी ने करीब करीब 2-3% रिटर्न दिया है। इसी समय में फिक्स डिपॉजिट का रिटर्न 7% है। रियल एस्टेट ने कुछ जगह पे ज्यादा रिटर्न दिए हैं, कुछ जगह पे कम रिटर्न दिए हैं। एवरेज माने तो ये रिटर्न 6 से 7% आ रहा है और गोल्ड ने करीब करीब 50% रिटर्न दिया है। सिल्वर इससे और थोड़ा बेटर है, उसने 60 से 70% रिटर्न दिया है। इनफैक्ट अभी एक जोक चल रहा है कि अगर ओलंपिक्स कराई जाए तो सिल्वर को गोल्ड मिलेगा, गोल्ड को सिल्वर, और इक्विटी ब्रोंज पे रहेगी। ये बहुत लोगों का मानना है कि गोल्ड एक बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट है और रिस्क और रिटर्न के कैलकुलेशन के हिसाब से गोल्ड बेस्ट इन्वेस्टमेंट है। हम देख भी लेते हैं, ये जो नंबर मैंने बताया वो पिछले एक साल का था। अगर ये नंबर लास्ट 5 साल का करे तो इक्विटी, इंडिया के मेजर इक्विटी इंडेक्स निफ्टी का रिटर्न करीब करीब 14 से 15% है। इसी 5 साल में गोल्ड का रिटर्न 11 से 12% है। अगर और लंबा दे तभी भी गोल्ड का रिटर्न इक्विटी से कम ही रहेगा। तो 1-2 साल में ये चेंजेस हो सकते हैं और होने भी चाहिए, क्योंकि मार्केट ये गोल्ड इसी तरह से चलता है। पर अगर आप लंबा टेन्योर देखते हैं तो निफ्टी का रिटर्न या किसी भी कंट्री में इक्विटी इंडेक्स का रिटर्न गोल्ड के रिटर्न से बेटर होता है। पर इसका यह मतलब ये नहीं कि आप गोल्ड में इन्वेस्ट करें या ना करें। इसका मतलब यह है कि आपके पोर्टफोलियो में इक्विटी गोल्ड का एक प्रोपोर्शन मेंटेन रहना चाहिए, ताकि अगर पिछले एक साल में आपके इक्विटी कंपोनेंट ने सिर्फ 2.7% रिटर्न दिया तो गोल्ड 50% रिटर्न देके उस लॉस को कंपेंसेट कर दे, तो नेट नेट आपका एवरेज रिटर्न अच्छा रहे। इनफैक्ट अगर आप अभी बात करेंगे तो आपके पास 2 सिनेरियो है। एक, निफ्टी जैसा इंडेक्स जो 15% का हिस्टोरिकल रिटर्न देता है वो 2-3% रिटर्न पे है, तो उसमें पैसे लगाने चाहिए, या गोल्ड जो 10-11% रिटर्न देता है और अभी 50% रिटर्न पे है, उस पर पैसे लगाने चाहिए। ये कैलकुलेशन मैं आप पे छोड़ता हूँ। मैं आपको ये बता सकता हूँ कि इस गोल्ड में इन्वेस्ट कैसे किया जाए और कौन सी बेटर तरीका है जिससे इस इन्वेस्टमेंट में आपका रिस्क कम रहे और रिटर्न ज्यादा। तो एक तरीका तो हम सबको मालूम है, बड़ा कॉमन तरीका भी है, फिजिकल गोल्ड। दुकानदार के पास गए, ज्वेलरी खरीद ली है या गोल्ड बार खरीद ली है,
दोनों ही सूरत में आपको एक चार्ज देना पड़ता है जिसे हम मेकिंग चार्ज कहते हैं। कई जगह ये 2-3% होता है तो कई जगह ये 10% भी होता है, डिपेंडिंग ऑन किस तरह की ज्वेलरी आप ले रहे हैं। इसके अलावा इस गोल्ड को आपको स्टोर करना होगा क्योंकि उसमें रिस्क है, चोरी हो सकता है, ये एक टेंजिबल एसेट है। तो उस गोल्ड को स्टोर करने के लिए या तो आप लॉकर में रखते हैं या घर में ऐसा सिस्टम बनाते हैं कि उसे स्टोर किया जाए। दोनों ही सूरत में आपको एक फिक्स्ड कॉस्ट देना पड़ता है, इसे भी आप चार्जेस मान के चलिए। इसके अलावा गोल्ड को खरीदने और अगर इस गोल्ड को बेचते हैं तो दोनों ही सूरत में कुछ प्रोपोर्शन आपको लॉस हो जाता है जो गोल्ड को बनाने में जाता है, इसे भी आप मेकिंग चार्जेस में ही इंक्लूड कर सकते हैं। तो फिजिकल गोल्ड में आपके पास टेंजिबल गोल्ड रहता है, आपके हाथ में गोल्ड रहता है, पर उसको बनाने में, उसको बेचने में, खरीदने में, स्टोर करने में एक ठीक ठाक कॉस्ट चल जाता है। और ये कॉस्ट इतना होता है कि अगर आप शॉर्ट टेन्योर में इसे बेचते हैं तो प्रॉफिट नहीं के बराबर होता है। दूसरा ऑप्शन है ETF, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। जिस तरह से आप शेयर खरीदते और बेचते हैं उसी तरह से ETF में भी आप गोल्ड खरीदते हैं और बेच सकते हैं। इसकी टाइमिंग जो है वही टाइमिंग रहती है जो मार्केट की टाइमिंग रहती है, कमोडिटीज मार्केट की। इसमें आप गोल्ड खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं और इसमें जो प्रॉफिट होगा और आपके टैक्स स्लैब के हिसाब से कैलकुलेट होगा। इसमें भी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है। इनफैक्ट जो भी इंस्ट्रूमेंट्स में बता रहा हूँ उस सब में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन सेम तरह से कैलकुलेट होगा। ETF के अलावा एक तीसरा ऑप्शन है गोल्ड म्यूचुअल फंड। जिस तरह से ETF के लिए आपको एक डीमैट अकाउंट की जरूरत पड़ेगी जिसमें आप एक शेयर की तरह गोल्ड ETF को खरीद सकते हैं या बेच सकते हैं। म्यूचुअल फंड में आपको डीमैट अकाउंट की जरूरत नहीं पड़ती। जिस तरह से आप नॉर्मल म्यूचुअल फंड खरीदते हैं उसी तरह से मार्केट आवर्स में आप गोल्ड म्यूचुअल फंड खरीदते हैं। गोल्ड म्यूचुअल फंड भी गोल्ड ETF, गोल्ड सोवरिन जैसे कई इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करता है। तो गोल्ड म्यूचुअल फंड और गोल्ड ETF में डिफरेंस इतना ही है कि आप इसे शेयर मार्केट की तरह इंस्टेंटली ट्रेड नहीं कर सकते। म्यूचुअल फंड की तरह 2 दिन सेटलमेंट होने में लगता है। गोल्ड म्यूचुअल फंड आप यूनिट्स में खरीद सकते हैं और मिनिमम 1 यूनिट होता है जो आपको खरीदना पड़ता है। गोल्ड म्यूचुअल फंड आप म्यूचुअल फंड की तरह खरीदते हैं, इसलिए उसके लिए डीमैट की जरूरत नहीं पड़ती है। चौथा ऑप्शन बड़ा इंटरेस्टिंग है। स्विट्जरलैंड की एक कंपनी है PAMP और इंडिया की कंपनी है मिनरल्स एंड मेटल्स कॉर्पोरेशन MAMC। ये दोनों मिलकर एक ज्वाइंट कोलैबोरेशन बनाती है और वो बन जाती है इंडिया की एकमात्र लंदन बुलियन एक्सचेंज से एक्रेडिटेड रिफाइनरी। ये रिफाइनरी आपको फिजिकल गोल्ड की जगह डिजिटल गोल्ड बेचती है। अभी डिजिटल गोल्ड क्या होता है? जिस तरह से आप फिजिकल गोल्ड में गोल्ड घर लेके आ जाते हैं उसी तरह ये गोल्ड डिजिटली आपके पास आता है। ना डीमैट अकाउंट की जरूरत, ना कोई म्यूचुअल फंड के फॉर्म में ये गोल्ड परचेज होता है, बस डिजिटली। गूगल पे, फोन पे, नवी ऐसे कई सारे पेमेंट ऐप है, कई सारे वॉलेट है जहां से आप डिजिटल गोल्ड खरीद सकते हैं और वो डिजिटली स्टोर रहेंगे। कहाँ स्टोर रहेंगे मुझे भी नहीं पता क्योंकि वो बस ऐप्स में रिफ्लेक्ट करते हैं। इनमें कई बार आपको 1, 2 या 3% डिस्काउंट भी मिल जाता है और बेचते समय शॉर्ट टर्म में आप इसमें प्रॉफिट भी कमा सकते हैं। टैक्सेशन सेम है जैसे ETF और म्यूचुअल फंड में होता है, पर रिस्क इसमें कैसा है? डिजिटल गोल्ड जो है वो सेबी रेगुलेटेड नहीं है। अगर आपके पैसे लगे हैं और डूब गए तो सेबी उसमें कुछ भी नहीं कर पाएगी। ये संदेह भी पैदा करते हैं कि आपसे ये गोल्ड के नाम पे पैसा ले रहे हैं, पर क्या वाकई गोल्ड में इन्वेस्ट हो रहा है? किसी को कुछ नहीं पता। तो डिजिटल गोल्ड में ट्रांजैक्शन करना बड़ा आसान है, कोई डिटेल्स देने की जरूरत नहीं है, कोई डीमैट अकाउंट खुलवाने की जरूरत नहीं है, पर सेबी से रेगुलेटेड ना होने के कारण इसमें रिस्क काफी ज्यादा है। गोल्ड मैं हमेशा कहता हूं आपके पोर्टफोलियो का हिस्सा होना चाहिए। गोल्ड आपके पोर्टफोलियो में इतना जरूर होना चाहिए कि इक्विटी के लॉस को एब्जॉर्ब कर सके। इनफैक्ट किसी भी मार्केट पंडित से आपको यही समझ में आएगा कि गोल्ड एक हेज इंस्ट्रूमेंट है। कहने का मतलब गोल्ड इंस्ट्रूमेंट आपको तब प्रॉफिट देता है जब मार्केट खराब परफॉर्मेंस करता है, तो आपके खराब परफॉर्मेंस को गोल्ड एक तरह से एब्जॉर्ब कर लेता है। गोल्ड में डाउन ट्रेंड बहुत कम देखने को मिला है। जिस तरह से एक स्टॉक ऊपर जाता है, फिर नीचे जाता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे जाता है, गोल्ड में ऊपर जाता है, रुकता है, फिर ऊपर जाता है, फिर रुकता है, फिर ऊपर जाता है। नीचे आने के मेजर डाउन ट्रेंड 2-5%, 10% तक हो सकता है, बट मेजर डाउन ट्रेंड लगभग कभी देखने को नहीं मिला। आने वाले समय में भी गोल्ड आपके पोर्टफोलियो में हमेशा रिटर्न देने वाला प्रोडक्ट रहेगा। गोल्ड एक कमोडिटी है, गोल्ड की वैल्यूएशन, गोल्ड की डिमांड कभी भी कम नहीं होने वाली। हमने पिछले वीडियो में भी देखा था कि इंडिया में गोल्ड की कंजम्पशन काफ़ी ज़्यादा है, ज्वेलरी के फॉर्म में, बाकी सारे टूल्स के फॉर्म में। इसीलिए गोल्ड आपके पोर्टफोलियो में हमेशा होना चाहिए। किस प्रोपोर्शन में होना चाहिए ये कैलकुलेशन सिर्फ और सिर्फ आप कर सकते हैं। आपके रिस्क टेकिंग कैपेसिटी, आपका रिटर्न की एक्सपेक्टेशन,
आप इक्विटी में कितना एलोकेशन करते हैं, उस हिसाब से क्या ऑप्शन चुनेंगे, डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्ट करेंगे कि फिजिकल गोल्ड में इन्वेस्ट करेंगे, ETF लेंगे या म्यूचुअल फंड करेंगे, ये भी आपको तय करना है। टैक्सेशन का ध्यान रखें और अपने पोर्टफोलियो में गोल्ड जरूर रखें। थैंक यू।